आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जो कंडीशंस हैं उसे डीपली एक्सप्लोर करने वाला है। जनरली सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो इफ एल्स की कंडीशंस होती हैं वो मोस्टली बनती है रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स से। रिलेशनल और लॉजिकल ये कुछ टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। जनरली सी में बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। अभी तक के इस कोर्स में हमने सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही सीखे थे। आज की इस वीडियो में हम दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स सीखने वाले हैं एंड उसको हम कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स तब काम आते हैं जब आपको दो नंबर के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करना होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आज की इस वीडियो के लिए आ चुका हूँ मेरे वीएस कोड में एंड आज का मेरा जो टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब जनरली रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या है वो उसका मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। सी में हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले एक वीडियो में देखा था प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और उसके बाद हमने मॉड्यूलस भी देखा था। ये जो चीज़ें होती थी वो आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। सी में बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि रिलेशनल हो गया, और फिर अरिथमेटिक हो गया, और फिर हम लॉजिकल देखेंगे, और फिर आता है बिटवाइज। ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, और लास्ट में असाइनमेंट भी एक आता है। हम इन ऑपरेटर्स को कोर्स में आगे कवर करेंगे, बट आज का ये जो वीडियो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। तो रिलेशनल ऑपरेटर अगर हम नाम में देखें तो हमें दिखता है रिलेशन। रिलेशनल ऑपरेटर तब यूज़ होता है जब हमें दो नंबर के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करना होता है। मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या क्या आता है। तो उसमें आता है डबल इक्वल्स टू, फिर उसमें आता है नॉट इक्वल, फिर ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में लेस देन इक्वल टू। आज की इस वीडियो में हम इन छः ऑपरेटर्स को कवर करने वाले हैं। ये छः ऑपरेटर्स आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो इन ऑपरेटर्स को कंडीशन के अंदर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जनरली हम जितनी भी कंडीशंस बनाएंगे इफ एल्स के अंदर और आगे जाके फॉर लूप के अंदर, तो वहाँ पे इन कंडीशंस का ज़रूरी यूज़ होता है। तो सबसे पहले डबल ये जो है डबल इक्वल्स टू उसका मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इफ़ बना देता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ n इक्वल इक्वल 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ ट्रू, और यहाँ पे मैं एल्स करके लिख दूंगा प्रिंट एफ फॉल्स। मैं जल्दी से यहाँ पे एक इंटीजर बना लेता हूँ n, एंड उसको मैं स्कैनएफ से इनपुट दूंगा। तो यहाँ पे एम्परसेंड n। अब मैं डबल इक्वल टू का मतलब समझा देता हूँ पहले। तो ये जो डबल इक्वल टू होता है उसका मतलब होता है कि हमारा जो नंबर है वो 1 के बराबर होता है। जनरली यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है जब हम लिखते हैं कि n इक्वल्स टू 1। जब हम ये चीज़ लिखते हैं तो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हमारा जो n है उसको एक काम करो, 1 वैल्यू दे दो। एक इक्वल टू लगाने का मतलब ये होता है। बट अगर मैं कहीं पे ऐसा लिखूं कि n और फिर दो बार इक्वल साइन और फिर 1, इसका मतलब ये होता है कि अब मैं कंप्यूटर से पूछ रहा हूँ कि क्या मेरा n 1 के बराबर है। मैं इस बार कंप्यूटर को ये नहीं कह रहा कि n को 1 वैल्यू दे दो। मैं उसको ये पूछ रहा हूँ कि मेरी ये जो n है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो मुझे चेक करके बताओ क्या वो 1 है। तो मैं इस कोड को रन करूँगा, और जैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्कैनर आ गया है तो मैं इसको 10 इनपुट दे देता हूँ। एंटर किया तो फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे फॉल्स क्यों आया?
तो जैसे ही मैंने स्कैनफ में 10 दिया, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई, यानी कि n को मैंने 10 वैल्यू दे दी। अब उसके बाद मैंने कंडीशन क्या लगाई है, n इक्वल इक्वल 1, यानी कि यहाँ पे ये जो स्कैनफ है उसकी मदद से मैंने n को 10 वैल्यू दे दी। अब मैं इफ के अंदर पूछ रहा हूँ कंप्यूटर से कि बताओ मेरे जो n है उसकी वैल्यू 1 है या नहीं। तो कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया और हमें दिया कि नहीं है, यानी कि 10 1 के बराबर तो नहीं होगा। तो इसलिए ये जो हमारी कंडीशन थी वो गलत साबित हो गई। इसलिए कंप्यूटर ने ऑटोमेटिक ये जो दूसरा वाला ब्लॉक था वो रन कर दिया, यानी कि फॉल्स वाला। अगर मैं इस कोड को फिर से रन करूं और इस बार मैं इसको वैल्यू दे देता 1, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू लिख के आ गया। अब इस बार इसने ट्रू इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने स्कैनफ में n को वैल्यू दे दी 1। अब जैसे ही इसको मैंने वैल्यू दे दी 1, तो अब कंप्यूटर ने कंडीशन को चेक किया कि क्या n 1 के बराबर है। कंप्यूटर ने देखा और फिर उसने कहा कि हाँ n 1 के बराबर है, यानी कि हमारी कंडीशन जो है वो सही है। इसलिए ये पहला वाला कोड रन हुआ और उसके बाद ये जो एल्स वाला था वो स्किप हो गया। सो ये यूज़ होता है डबल इक्वल टू का। डबल इक्वल टू यूज़ होता है ये चेक करने के लिए कि क्या दो नंबर सेम है या नहीं। अब इसके बाद आता है दूसरा कंडीशन। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये वाले कोड को मैं अभी के लिए कमेंट कर दूंगा पूरा का पूरा। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर वो है नॉट इक्वल टू। ये बिल्कुल उल्टी चीज़ है डबल इक्वल टू से। यानी कि यहाँ पे मैं जनरली बता दूँ कि जब भी हम ये एक्सक्लामेशन मार्क देखते हैं उसे हम नॉट बोलते हैं, नॉट NOT। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक हम जो भी कर रहे थे उसका उल्टा कर देना। सो इसका मतलब क्या है वो मैं बता देता हूँ। n नॉट इक्वल्स टू 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जनरली क्या होता था पहले कि हमारा यहाँ पे पहले होता क्या था कि हमारा कंप्यूटर देखता था, उसको अगर दिखा n 1 के बराबर है और उसके बाद उसने चेक किया कि क्या n 1 के बराबर है, अगर सही है तो ट्रू प्रिंट करना, गलत है तो फॉल्स प्रिंट करना। बट इस बार इसका पूरा उल्टा होगा। पिछली बार हमने ये जो n डबल इक्वल्स टू 1 लिखा था उसका पूरा उल्टा, यानी कि इस बार हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि अगर n की वैल्यू, यानी कि ये जो मैं n और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल टू लगाता हूँ उसका मतलब ये हुआ कि देखो मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ अगर n की वैल्यू 1 हुई तो तुम ऑटोमेटिक समझ जाना कि हमारी ये जो कंडीशन है वो गलत है। बट अगर n की वैल्यू 1 के सिवाय कुछ भी हुई तो तुम्हारी कंडीशन सही साबित होगी। ये बिल्कुल उल्टा है डबल इक्वल टू की पर्सपेक्टिव में। तो अगर मैं इसको कंपाइल करके फिर से रन करूं तो अब मैं यहाँ पे मान लीजिए 10 दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रू प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार हमारा कंप्यूटर उल्टा काम कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 10 दिया तो इसका मतलब मेरी n की जो वैल्यू थी वो 10 हो गई। अब 10 लेके यहाँ पे कंप्यूटर चला, कंप्यूटर से मैंने पूछा क्या 10 1 के बराबर है, उसने बोला नहीं। तो हमारी ये जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई और इसलिए हमारा ये जो दूसरा वाला पार्ट है एल्स एल्स का वो स्किप हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर फिर से रन करके इस बार 1 दे देता तो आप देख सकते हैं कि फॉल्स आ गया। 1 लिखने से ये हुआ कि क्या 1 1 के बराबर नहीं है। तो उसने कंप्यूटर ने कैलकुलेट किया कि जी नहीं, 1 1 के बराबर होता है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। तो आपकी ये जो कंडीशन है वो गलत हो गई, इसलिए कंप्यूटर दूसरा वाला ब्लॉक रन करेगा।
नॉट इक्वल टू सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये जो डबल इक्वल टू हमने ऊपर देखा उसका एकदम ही अपोजिट यानी कि उल्टा काम करेगा। अब हमने यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू देख लिया। अब हमारा तीसरा आने वाला है, यहाँ पे मैं लगा दूंगा ग्रेटर देन के साइन। अब ग्रेटर देन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। सो सिंपली ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि मैं मेरे कंप्यूटर से पूछ रहा हूँ कि मेरा जो नंबर है n क्या वो 1 से बड़ा है। अगर है तो पहला वाला कोड रन होगा, अगर मेरा नंबर 1 से बड़ा नहीं है तो दूसरा वाला कोड रन होगा। मैं इसको कंपाइल करके रन करूँगा और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 10। तो मैंने n को वैल्यू दी 10। मैंने यहाँ पे कंडीशन में कंप्यूटर से पूछा कि क्या मेरा 10 1 से बड़ा है। कंप्यूटर ने बोला हाँ है, तो उसने ये पहला वाला कोड रन कर दिया और दूसरा स्किप कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँ दोबारा और इस बार मान लीजिए मैं वैल्यू दे देता हूँ 0, तो इसने लिख दिया फॉल्स। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने लिखा कि मेरा n बराबर 0, तो उसके बाद मैंने कंप्यूटर से पूछा कि क्या मेरा 0 1 से बड़ा है। कंप्यूटर ने बोला जी नहीं, 0 1 से बड़ा नहीं होता। तो इसलिए हमारी ये जो पहली वाली कंडीशन थी वो गलत हुई और इसलिए हमारे ये जो दूसरा वाला ब्लॉक था फॉल्स का वो रन हो गया। अब ऐसे ही सेम आता है ये वाली साइन, लेस देन इक्वल लेस देन में सिंपली इसका उल्टा होगा। हम कंप्यूटर से पूछेंगे कि क्या मेरा n 1 से छोटा है। अगर छोटा हुआ तो पहला वाला कोड रन होगा और अगर छोटा नहीं हुआ तो दूसरा वाला कोड रन होगा। तो हमने यहाँ पे ये 4 देख लिए। अब बचते हैं बाकी के 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू। इसको मैं इसके हिसाब से देखता हूँ। यहाँ पे होता क्या था जनरली, जैसे कि ये जो n वाला ब्लॉक था उसको मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ, कंपाइल और रन। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन ये लगाई थी कि क्या मेरा n 1 से छोटा है। अगर मेरा n 1 से छोटा हुआ तो कंडीशन सही साबित होगी और ये पहली वाली लाइन यानी कि ट्रू लिख के आएगा, और अगर कंडीशन गलत हुई तो फॉल्स लिख के आएगा। बट अगर n की वैल्यू ही मैंने 1 दे दी तो क्या होगा, क्या देखेगा वो, n यानी कि 1 से छोटा है। तो इस बार अगर मैं इसको रन करके देखूँ और इसको 1 दूँ तो हमें फॉल्स दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि n कभी खुद यानी कि 1 जो है वो 1 से कैसे छोटा होगा। तो इसने हमारे कंप्यूटर ने हमसे कहा कि 1 1 से छोटा नहीं हो सकता। आपकी जो कंडीशन है वो गलत हो गई और इसलिए मैंने फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे लास्ट के 2 ऑपरेटर्स। इस बार मैं लिख देता हूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ ट्रू और एल्स के अंदर मैं लिखूँगा प्रिंट एफ फॉल्स। अब मैं ये आगे वाले इफ़ को अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ। सो ये जो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाने का मतलब हुआ, इस बार हम कंप्यूटर को कह रहे हैं कि देखो, चेक करो कि क्या मेरा n है वो 5 से बड़ा है। अगर बड़ा हुआ तो हमारी कंडीशन सही साबित होगी, अगर n बड़ा नहीं हुआ तो हमारी कंडीशंस गलत साबित होगी। बट इस बार हम एक और चीज़ साथ साथ में ये लगा रहे हैं, इक्वल टू। इसका मतलब ये होगा कि हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि अगर हमारी ये जो n है वो 5 हो गया तो उस टाइम क्या करना कि 5 और 5 बराबर तो होते ही हैं, तो इसलिए तुम्हारी कंडीशन को ट्रू कर देना। तो अगर मैं इसको रन करूं, कंपाइल करके रन, अगर मैंने 10 दिया तो ट्रू प्रिंट हो गया। अगर मैं 0 दे दूंगा तो फॉल्स आया।
और इस बार में अगर मैं 5 दे दूंगा तो भी ट्रू प्रिंट हुआ। पिछली बार जब हम n को 1 लेके देख रहे थे तो हमें फॉल्स मिला था, क्योंकि 1 कभी भी 1 से छोटा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू लगाने का मतलब ये है कि अगर दोनों नंबर बराबर भी हो गए तो एक काम करना, कंडीशन को सही समझना। ये आज की इस वीडियो में हमने जितने भी ये जो 6 ऑपरेटर्स देखे थे, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, और फिर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं। ये जनरली आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं आपके स्कूल्स में। सो आज की इस वीडियो में हमने कंडीशंस को बनाना डिटेल में सीखा। हमने ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे उनकी मदद से कंडीशन बनाना सीखा कि कैसे हम कंडीशन बनाते हैं, और हमने इन सभी कंडीशन के ऊपर एक कोड लिख के भी देखा। अब हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीख चुके हैं कंडीशन बनाने के लिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम कंडीशंस के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, और हम यूज़ करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एंड उन तीनों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।